Hello everyone, so this is the second video of your history series class 9th ICSC. The first video was of Harappan civilization, the link of which you can find in the description box. Before starting this video, I want to tell you that this video relates with the religious part of Hinduism. So whatever the information is in this video is from book and from internet. So from best of my knowledge I have included these informations. Okay, so in starting this Vedic period, first we have to understand ये किस वक्त की हम बात कर रहे हैं, what time. So early Vedic period यानी जहाँ पर हिंदुज़म में जो सबसे ज़्यादा मेन किताबें मानी गई हैं, ग्रंथ माने गए, वो वेद माने गए हैं. सो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब ये वेद लिखे गए थे. सो दैट पीरियड रेफर्स टू द वैदिक पीरियड. सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड. कई बार इस वीडियो में आपको EVP लिखा हुआ दिखाई देगा, उसका मतलब आप समझिएगा कि अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, और LVP का मतलब आपका लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं. सो लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था BC का मतलब क्या है, यानी बिफोर क्राइस्ट या फिर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं. सो 1500 से 1000 BC अर्ली वैदिक पीरियड माना गया है, और 1000 से 500 BC लेटर वैदिक पीरियड माना गया है. अर्ली वैदिक पीरियड रेफर्स टू द पीरियड व्हेन आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इंडिया. इस पीरियड को माना गया है. अर्ली वैदिक पीरियड कब से स्टार्ट माना जाता है? जब आर्यंस सबसे पहले इंडिया में आके सेटल हुए. और लेटर वैदिक पीरियड कब माना गया है? जब आयरन का यूसेज स्टार्ट हुआ, और जो आर्यंस थे वो यमुना एंड गंगा नदी को फॉलो करते करते आके गंगा वैली में और यमुना वैली में सेटल हो गए. आयरन्स का इस्तेमाल करा गया किस चीज़ के लिए? फॉरेस्ट को कट करने के लिए, जिसकी वजह से वो ईस्ट की तरफ गए और फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया में आगे चलते चले गए. सो फार दे वर नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब कि माइग्रेटिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, ये उस तरीके के लोग थे. और फाइनली ये गंगेटिक प्लेन्स, यानी कि जहाँ पर गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, उन प्लेन्स में जाकर ये सेटल हो गए थे. इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, क्या सोर्सेज हमारे रहे हैं? तो फर्स्ट सोर्स हमारा रहा है लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? लिटरेरी सोर्स में आपके आते हैं वेदास और भी काफ़ी सारी चीज़ें. तो पहले वेदा क्या है? वेद्स जो है, एक वेदा वर्ड संस्कृत वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है नॉलेज. वैदिक टेक्स्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है. एक जो ऋग्वेद यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, जो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ऋग्वेद पर, और बाकी लेटर वैदिक पीरियड किस पर डिपेंड करता है? बाकी के वेद, यानी कि बाकी के 3 वेद, ब्रह्मानस, अरंक्यास, उपनिषद्स, और भी उपनिषद्स के साथ भी और भी चीज़ें थी, उनके ऊपर पूरा लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट डिपेंड करता है. सो बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड आपका कौन सा रहा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं. और लेटर वैदिक पीरियड बाकी तीनों वेद और ब्रह्मानस, अरंक्यास, उपनिषद्स, काफ़ी सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें कब रहीं? आपकी लेटर वैदिक पीरियड में. सो ये जो पीरियड डिफाइन करेगा, ये हमें बताते हैं कि आर्यंस जो थे किस तरीके से इंडिया में बढ़े. सो वैदिक लिटरेचर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वैदिक लिटरेचर में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके साथ उनकी संहितास. संहितास मतलब जो कलेक्शन ऑफ मंत्रास होते हैं, यानी इन वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके साथ जो मंत्र लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें 4 वेदों के अंदर आती हैं. फिर उसके बाद इसके साथ ब्रह्मानस एंड उनकी संहितास, इसके अलावा अरंक्यास एंड उपनिषद. सो ये सब चीज़ें मिला के वैदिक लिटरेचर बनती हैं. अभी ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, इसमें का एक्चुअल मतलब क्या है, संहितास क्या होती हैं, ये सारे वेद क्या होते हैं, ये अभी नीचे समझाया जाएगा. फिलहाल के लिए आपको इतना समझना ज़रूरी है कि वैदिक लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो इन सारी चीज़ों को 2 तरीके से और डिवाइड करा गया है. कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक श्रुति और एक स्मृति. श्रुति वो चीज़ें थी जो ये माना जाता है कि सेजेस को, यानी ऋषि मुनियों को भगवान द्वारा डायरेक्टली बताई गई थी, और ये सारी बातें सेजेस ने अपनी जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास करी. उन्हें हम कहते हैं श्रुति. और स्मृति कौन सी चीज़ है? स्मृति वो है जो ऋषि मुनियों ने खुद बनाई हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से खुद बना के लिखी हैं. तो वैदिक लिटरेचर को इस तरीके से डिवाइड भी करा गया है. वैदिक लिटरेचर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं,
वो इस वजह ज़रूरी है क्योंकि वैदिक लिटरेचर हमें सोशली, रहन सहन, पॉलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स बताता है अपनी ज़िंदगी के। हैंस ये जो है एक स्टोर हाउस कहा जाता है नॉलेज का। तो वेदास, जैसे कि वैदिक लिटरेचर की हमने बात करी थी, ये डिफाइन करा जाएगा। तो पहले नंबर पर हम डिफाइन करते हैं वेदास में 4 वेद कौन कौन से हैं। पहला वेद आपका आ गया ऋग्वेद। ये दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है, इसी वजह से इसको टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड यानी इंसानियत के रहन सहन के नियम भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। इसमें जो भी हाइम्स हैं यानी कि एक तरीके से भजन जो होते हैं या फिर गीत, वो सब भगवान को डेडिकेटेड है। और किसने डेडिकेट करे हैं? सेजेस ने डेडिकेटेड करे हैं। सेजेस यानी ऋषि मुनि। और ये किस तरीके से पास ऑन करे गए थे? इन ऋषि मुनियों ने अपने डिसेपल्स यानी अपने शिष्यों को ओरली पास ऑन करे थे। ये एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एट दैट टाइम, यानी एक ऑथेंटिक, एक प्रूवन सोर्स है जो ये बताता है कि उस वक्त के लोग किस तरीके से रहते थे। आपने गायत्री मंत्र, अगर आप हिंदू हैं या फिर अगर आप किसी और रिलीजन के भी हैं, तो आपने गायत्री मंत्र ज़रूर सुना होगा। तो ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही आया है। इसके बाद हम जाते हैं सामवेद, सामवेद जिसे कहते हैं हम। सामवेद का यानी साम का मतलब क्या होता है? एक स्वीट सॉन्ग या फिर मेलोडी। इसमें लगभग कितने वर्सास हैं? 1549। और लगभग 75 बोरो करे गए हैं ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद के 75 वर्सेस इसी में लिखे गए हैं। द सामवेद रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात करता है और डिवोशन की पावर के बारे में बात करता है, एक्सक्लूसिवली फॉर रिचुअल एप्लीकेशन। और ये वेद किस वजह से ज़्यादा जाना जाता है या फिर यूज़ करा जाता है? किसी भी रिचुअल्स के करते टाइम यूज़ करा जाता है। और ये भी कहा गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में, ये भी कहा गया है कि वेदों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सामवेद है। ओके, जैसे लिखा है ये गीता 10:22 यानी चैप्टर 10 वर्स 22 में ये बात कही गई है। इसके बाद तीसरा वेद जो आता है वो आपका आता है यजुर्वेद। ये यजुर्वेद में जो हाइम्स हैं यानी जो भजन गीत हैं वो तब रिसाइट करे जाते हैं जब यजना यानी कि यज्ञ करा जाता है। दीज हाइम्स थ्रो लाइट ऑन सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस। और इन हाइम्स में क्या बताया गया है कि आर्यंस की सोशल रिलीजियस लाइफ किस तरीके थी। चौथा वेद जो हमारा आ जाता है वो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज़्यादातर मैजिक या फिर अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। ये मोस्ट टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऋग्वेद से आई हुई हैं। और इसके अलावा बिसाइड पावर ऑफ स्पिरिट इट डील्स विद ज्ञान, यानी पावर ऑफ स्पिरिट, ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, कर्मा यानी एक्शन, उपासना यानी पूजा, इस सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें बातें लिखी हुई है। साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में दिया गया अलग अलग डिसीजेस की। अथर्ववेद में ये सब चीज़ें हैं। अब हमारे पास आ जाता है ब्राह्मणस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये वेदास की सिंपल कमेंट्री, यानी वेदास को सिंपली किस तरीके से उनमें क्या लिखा हुआ, उनमें उनका मीनिंग क्या है वो होता है। एक्सप्लेन द सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। और ये बताता है कि सोसाइटी में और रिलीजियस तौर पे जो रिचुअल्स हैं, जो हम रिचुअल्स करते हैं, और सेक्रीफाइस जिस तरीके हम ऑफरिंग्स देते हैं, जैसे जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो जो चढ़ावा देते हैं वो सब चीज़ें सेक्रीफाइस में आती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ईच वेद हैज़ सेवरल ब्रह्मानस, और हर वेद के साथ कुछ ब्रह्मानस होते हैं क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन, वेदास में बेसिकली श्लोक्स वगैरह संस्कृत में लिखे होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना या फिर ये क्यों लिखा गया वो सारी चीज़ें ब्रह्मानस में लिखी होती हैं। इसी वजह से हर वेद के साथ कुछ ब्रह्मानस आपको मिलेंगे। अरंक्यास को हम फर्स्ट बुक नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये गाइडेंस देता है हर्मिट्स को। हर्मिट जो तपस्वी लोग हुआ करते थे उस वक्त, जो जंगल में जाके तपस्या करा करते थे, उनके गाइडेंस के लिए, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेस्ट में रहते थे उस वक्त, उनकी गाइडेंस के लिए लिखा गया था। दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मानस, और ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मानस भी कहा जाते हैं। उपनिषद्स क्या है? उपनिषद्स मीन्स सिट डाउन विद। उपनिषद का मतलब क्या है? बैठना किसके साथ? अपने मास्टर, यानी कि जिससे आप पढ़ते हैं उसके बारे में, उसके साथ बैठना। और किसके बारे में समझना? अपनी आत्मा यानी सोल के बारे में समझना। यानी उपनिषद का मतलब क्या है? अपने टीचर के साथ आप बैठे और वो टीचर आपको किसके बारे में बता रहा है? आपकी सोल के बारे में बता रहा है। उपनिषद में कर्म यानी एक्शन, मोक्ष यानी सैल्वेशन, और माया, ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन है।
दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, और ये इंडियन फिलोसफी के बेसिक सोर्स हैं। इंडियन फिलोसफी का मतलब क्या है, जैसे कि हम भारत के लोग किस तरीके से रहते हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हमारे क्या मान्यताएं हैं, हमारे किस तरीके के चीज़ों पर हम बिलीव रखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आती है वो फिलॉसफी में आती हैं, एक सेट ऑफ बिलीव्स जो होते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी का ये बेसिक सोर्स है। इसके अलावा जो एलाइड वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक लिटरेचर के साथ साथ और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसके साथ हैं, पहला आता है वेदांगास। वेदांगास क्या चीज़ होती है? वेदांगास में बताया जाता है कि वेद्स को किस तरीके से चैंट करना चाहिए, यानी जपना या बोलना चाहिए, उनकी क्या प्रोनाउंसिएशन, क्या ग्रामर होनी चाहिए। इसी वजह से वेदांगास जो है वो 6 वेदांगास होते हैं। ये सब उनके नाम है और ये सब उनके मतलब लिखे। ये देखिए संस्कृत वर्ड है और ये सब इनका संस्कृत के साथ इंग्लिश मीनिंग, यानी शिक्षा, फोनेटिक्स, व्याकरण, ग्रामर, छंदास, मीटर यानी मेजरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, निरुकटा, एप्टोमोलॉजी। एप्टोमोलॉजी का मतलब किसी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कोई चीज़ कैसे डेवलप हुई। कल्पा, रिचुअल्स, ज्योतिष्य यानी एस्ट्रोनॉमी। तो ये सब चीज़ें वेदांगास में दी हुई हैं। तो क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर पढ़नी है तो हमें पता होना चाहिए इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, उसकी ग्रामर क्या है। तो ये सब चीज़ें वेदांगास में दी हुई हैं कि वेद को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जो है उनका क्या मतलब है। उसके बाद आता है हमारा सूत्रास। सूत्रास 3 तरीके के होते हैं। तो पहला जो सूत्र है उसमें आता है श्रोता सूत्रास, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से यज्ञ यानी कि यज्ञ करना चाहिए और किस तरीके की सेक्रीफाइस यानी ऑफरिंग्स हमें देनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रहण सूत्र, जिसको हम कहते हैं समर्थ सूत्र भी। इसमें बताया जाता है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड अगर कोई सी भी सेरेमनीज हो रही हैं तो उसमें किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। ये हमें यज्ञ से रिलेटेड बता रहे हैं, ये हमें फैमिली लाइफ से रिलेटेड बता रहे हैं। इसके बाद आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में लिखा जाता है कि इंसान को रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ द वेरियस क्लास ऑफ द पीपल एंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि किस तरीके के इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए और इंसान के जीवन की क्या अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इस चीज़ के बारे में नीचे और डीपली दिया हुआ है, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आ जाता है उपवेदास। उपवेदास क्या है? ये कुछ नाम आपने अच्छी तरीके से सुने भी होंगे, कई मूवीज़ में भी सुने होंगे, और आयुर्वेदा तो सबसे ज़्यादा फेमस है। आयुर्वेदिक मेडिसिन आप खाते भी होंगे, यानी कि आयुर्वेदा वो उपवेदा है जिसमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन किस तरीके से किस चीज़ की होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं आयुर्वेद की चीज़ कभी नुकसान नहीं देती, कि इंडियन सिस्टम, इंडियन फिलॉसफी में ऑलरेडी ऐसी दवाइयाँ दी हुई हैं जो हमें किसी तरीके नुकसान नहीं देती। धनुर्वेदा वो वेद है जिसमें आपको आर्ट ऑफ वॉरफेयर लड़ने का तरीका बताया गया है, किस तरीके से लड़ना चाहिए। गंधर्व वेदा में आपको आर्ट ऑफ म्यूज़िक के आर्ट के बारे में बताया गया है। शिल्प वेदा में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया। तो ये हमारे उपवेदा रहे। इसके बाद हमारा आ जाता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या चीज़ दी हुई है हमें? संस्कृत ग्रामर बाय ग्रेट स्कॉलर पनिनी, यानी एक हमारे बहुत पुराने टाइम में एक स्कॉलर थे पनिनी, उन्होंने बताया गया कि संस्कृत की ग्रामर किस तरीके से यूज़ होती है, और ये बताया कि जो भी शब्द यूज़ हुए हैं हमारे वेदों में वो कहाँ से आए हैं, उनकी रूट्स कहाँ से, और किस तरीके से, यानी एक ही शब्द के कई सारे मतलब हो सकते हैं। ठीक, तो उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ देयर, तो देयर THEIR भी हो सकता है, THERE भी हो सकता है। ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम देयर यूज़ करने वाले हैं, इसी तरीके संस्कृत के वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने वाले हैं, ये इसमें दिया है। इसके बाद आ जाता है हमारा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र द लॉ बुक आर कॉल्ड धर्म सूत्रास। देखिए जो आपने ऊपर भी पढ़ा था धर्म सूत्रास, तो लॉ बुक यानी कि जिसमें कानून दिए हुए हैं लोगों को कैसे रहना चाहिए, किस तरीके की चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो धर्म सूत्र एक लॉ बुक है। इसके साथ अगर आप स्मृति मिला दें और उसकी कमेंट्रीज यानी उनके एक्सप्लेनेशंस मिला दें तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? धर्मशास्त्र। ठीक है, इसमें दिया हुआ होता है कि लोगों के अलग अलग तरीके के लोगों की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, साथ ही साथ किंग्स की और किंग के जो ऑफिशियल्स थे यानी मिनिस्टर्स वगैरह उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो हमारी मनुस्मृति का शायद कुछ लोगों ने नाम सुना भी होगा। मनुस्मृति सबसे पुरानी ओल्डेस्ट टेक्स्ट में से माना जाता है।
मनुस्मृति में दिया हुआ भी है कि हिंदू कोड ऑफ लॉ यानी हिंदुओं में लॉ किस तरीके से चलेगा, और उसमें इंक्लूडिंग दी कास्ट के बारे में यानी वर्ण के बारे में बताया गया है, और आश्रम्स यानी कि इंसान की जीवन की जो 4 स्टेजेस होते हैं जो कि अभी नीचे एक्सप्लेन है वो क्या क्या है। तो मनुस्मृति में ये चीज़ें दी गई हैं। अब आ जाता है दर्शना के हिसाब से देखिए इंडियन फिलॉसफी में 2 तरीके के लोग हैं, एक आस्तिक जो कि वेदों पर बिलीव रखते हैं और एक नास्तिक जो वेदों पर बिलीव नहीं रखते हैं। तो जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब लोग इंडियन फिलॉसफी से ही जुड़े हुए हैं लेकिन ये वेदों पर यकीन नहीं रखते हैं, तो इनको हम नास्तिक में काउंट करते हैं हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से। और जो आस्तिक जो बिलीव करते हैं वो देखिए कुछ पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बिलीव करते हैं। तो ये 6 हमारे दर्शनांश हैं, मीमांसा, वेदांता, शाक्य, योगा, वैशेशिक, न्याय। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद करनी है, इसको ये वाली बस, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में बेसिकली यही दी हुई है। अब हमारा आ जाता है कि एपिक्स, हमारे जो 2 मेन हमारे ग्रंथ हैं, हमारे द रामायण और द महाभारत, उन एपिक्स में क्या चीज़ें दी हुई हैं और उनसे हम क्या सीखते हैं। तो पहले नंबर पर रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो रामायण को समझने से पहले जो हिंदू स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट शायद वो काफ़ी सारी चीज़ें जानते भी होंगे। जो अदर रिलीजन के स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो रामायण जैसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बताना नामुमकिन है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 चीज़ें बता देते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एक फैमिली ट्री किस तरीके से था। राजा दशरथ थे जो कि अयोध्या के किंग, उनकी 3 वाइफ थी। कौन कौन? सुमित्रा, कौशल्य एंड कैकेयी। तो कौशल्य के थ्रू 2 बेटे थे उनके, एक बेटे थे श्री राम, और सुमित्रा जी के थ्रू उनके लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न बेटे थे, और कैकेयी के थ्रू भरत बेटे थे। श्री राम की जो शादी थी वो हुई थी सीता माँ से, ठीक। तो इसमें जो सबसे बड़े बेटे थे वो श्री राम थे, तो इन्हीं को ही राजा बनना था आगे चल के, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से कैकेयी जी ने दशरथ जी से एक कसम ली थी कि इनकी कोई ना कोई एक इच्छा वो कभी पूरी करेंगे। 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। तो उन्होंने 2 इच्छा क्या मांगी थी कि श्री राम को 14 साल का वनवास दे दिया जाए और भरत को सिंहासन पे बिठा दिया जाए यानी कि किंग बना दिया जाए। अब इस चीज़ के लिए श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास पे चले जाते हैं। भरत रिफ्यूज़ कर देते हैं किंग बनने के लिए, और गद्दी पर यानी महल की गद्दी जो जिस पे किंग बैठते तो उन पे श्री राम जी की चरण पादुकाएं यानी कि चप्पलें रख देते हैं। और फिर लंका, सीता जी को सीता हरण कर लेते हैं। कौन? रावण। फिर यहाँ पर एक बैटल होती है श्रीलंका में रावण को डिफीट होती है और श्री राम जी जीतते हैं हनुमान जी की मदद से और सुग्रीव जी की मदद से और काफ़ी सारी मदद से, और फिर वो वापस आते हैं और इस सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये रामायण की एक बहुत छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई, और ये जो फ़ोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें एक ही फ्रेम में रामायण एक्सप्लेन्ड है। तो ये चीज़ थी रामायण। अब इसके बाद महाभारत बेसिकली वेद व्यास जी जो थे वो इसके ऑथर थे महाभारत के। उन्होंने इसको डिक्टेट करा था, नरेट कर रहे थे स्टोरी को, और इसको लिखा किसने था? भगवान श्री गणेश ने इसको लिखा था। तो इसको भी समझने के लिए देखिए एक फैमिली ट्री आपको समझना चाहिए। बेसिकली जो हिंदू बच्चे होंगे वो इसको भी काफ़ी हद तक जानते होंगे, अदर रिलीजन के रेफरेंस के लिए दिखाया गया है। तो यहाँ तक आप धृतराष्ट्र से समझिए। धृतराष्ट्र राजा थे उस वक्त, इनके 100 पुत्र थे, और पांडु जो थे इनके 5 पुत्र थे। इनमें युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन जो थे, और फिर नकुल और सहदेव, ये 3 जो थे वो माँ कुंती से थे, और ये 2 जो पुत्र थे वो माँ मद्री से थे, ठीक। अब एक सिंहासन को लेकर, एक राज्य को लेकर महाभारत हुई थी। उस महाभारत में जो श्री कृष्ण जी थे वो चैरियट बने थे, यानी कि
रथ को चलाने वाले अर्जुन के। और ये बुक का आप हिंदू हैं या नहीं है तब भी आपने ये बुक कहीं ना कहीं देखी होगी, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा सीक्रेट किताब मानी गई है। तो ये किताब कब लिखी गई थी? ये किताब एक्चुअली श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो टीचिंग्स दी थी, किस वक्त? इस वक्त जब एक सेना इस तरफ है, एक सेना इस तरफ है, और अर्जुन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि एक राज्य के लिए वो अपने ही भाइयों पर कैसे लड़ें, उनका खून कैसे बहाएं। तो श्री कृष्ण ने कुछ टीचिंग्स दी थी, वो सारी की सारी टीचिंग्स जो हैं श्रीमद् भगवद गीता में लिखी हुई हैं। तो ये उस वक्त श्रीमद् भगवद गीता उस वक्त आई थी। और इस महाभारत में पूरा ये लड़ाई क्यों हुई और इसका एंड क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी जो है वो महाभारत में ली हुई है। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ समझते हैं। पहली क्या कि रामायण और महाभारत एक बहुत बड़े एपिक हैं और ये एक आइडियल लाइफ जीने का तरीका बताते हैं और हमें बहुत सी चीज़ सिखाते भी हैं। रामायण महाभारत आर नॉट सिंपली स्टोरीज ऑफ हीरोइज्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हीरोइज्म की स्टोरी नहीं है। ये बताती हैं सोशल रिलीजियस आइडल्स कैसे होते हैं और हिंदुओं में इनका क्या मान्यता है। श्री राम और श्री कृष्ण को इनकारनेशन यानी भगवान का अवतार माना गया है और हिंदू उन्हें पूछते हैं। इन सबके मेन सोर्सेज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं, सोशली कैसे रहना चाहिए, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, उस वक्त में कैसी रही होंगी। इसमें यह भी बताया गया कि आर्यन किंगडम्स किस तरह वेपन यूज़ करते थे, आर्मीज़ उनकी कैसी होती थी। क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती थी मैदान जंग में शहीद होना। फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क भी कहा गया है इसे। इसके अलावा ये बताया जाता है कि आर्यंस में फैमिली की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी और भगवद गीता में सबसे ज़्यादा कर्मा फिलॉसफी यानी एक्शन और कि आपकी आत्मा कभी नहीं मरती, मॉर्टैलिटी ऑफ सोल, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वेज जो हमारा अब जो सेकंड पार्ट हमारा है आर्कोलॉजिकल सर्वेज जब हुए तो हमें पता चला पहला आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले। हमें पता चलता है कि आर्यन जब यहाँ पर थे तो इसी पीरियड में ही डिस्कवरी हुई थी किसकी, आयरन की। इसी वजह से आयरन एज कब बिगन हुई थी 1000 BC से, यानी कि जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो रहा था तब से। जो लोग थे वो साउथ की तरफ जाना स्टार्ट हुए क्योंकि उनके पास अब पेड़ को काटने के लिए चीज़ें थी, वो साउथ में जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आयरन ज़्यादा हार्ड था, कॉपर और ब्रोंज से चीप था, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था, बहुत बड़े एरिया में अवेलेबल था। इसी वजह से टूल्स वगैरह मिलने की वजह से एग्रीकल्चर आसान हो गया, एग्रीकल्चर सुधरने लगा। ऑक्यूपेशंस, जब एक नया मटेरियल बन गया उससे कई चीज़ें बनने लगी तो ऑक्यूपेशंस बढ़ गई। हमारे पास आयरन ज़्यादा होने की वजह से हम तलवारें या नाइफ या फिर शील्ड्स बनाने लगे, इसलिए हमारा डिफेंस मजबूत होने लगा। फिर आता है हमारा पोट्री, यानी हम उस तरीके के पोट्री में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, ओपन माउथेड बोल्स या फिर डिशेस। तो दो तरीके से पोट्री करी जाती थी उस वक्त, ग्रेवेयर या फिर पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर कैसी थी, यानी कलर थी, फाइन थी, स्मूथ थी, हाई क्वालिटी की होती थी और कभी कभार उस पर फूल या फिर सन के पैटर्न्स भी बने हुए दिखते थे। ये जो टेक्निक थी इसके कुछ ना कुछ पोट्री के आर्टिफैक्ट्स आपको कहाँ मिले, पंजाब और हरियाणा में मिले और ये माना जाता है कि ये ऋग्वैदिक आर्यन के पीरियड के ही थे। इसी के साथ चलते चलते PWG फेज जब ओवर हुआ तब आया कौन सा, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW, जो लगभग 700 BC से स्टार्ट हुआ था। ये और ज़्यादा ग्लोसी और शाइनी था और ये भी माना जाता है कि उस वक्त में जो बड़े लोग, अमीर लोग, यानी जिनके पास इकोनॉमिकली डोमिनेशन करा होगा या पॉलिटिकली थोड़े स्ट्रांग होंगे, वो लोग इस तरीके के ये NBPW वाले बर्तन इस्तेमाल करते होंगे। अब आती है हमारी अर्ली सेटलमेंट्स। ये सेटलमेंट्स हमारे आर्यन कहाँ से आए और कहाँ पर बसे, किस तरीके से बसे। तो जिस तरीके से जो रिवर्स और माउंटेन्स के नाम दिए हुए ऋग्वेद में, उस हिसाब से लगता है कि आर्यन जो थे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आए। और जैसे कि आपने सुना भी होगा गांधार महाभारत का भी आप देखेंगे तो गांधार का जिक्र है। गांधार जो है किधर है, अफ़गानिस्तान में है। तो ये तो हमारे एपिक्स में भी दिया हुआ है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से आए और वो हल्के हल्के काबुल रिवर के ज़रिए आते आते काबुल रिवर की वैली में और पंजाब में जाके सेटल हो गए। आज के डेट में दे कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द
इंडिया सप्त सिंधु। और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, यानी कि देखिए नॉर्थ वेस्ट किस तरीके से होता है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो ये वाला जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला, यानी राजस्थान और जम्मू कश्मीर और गुजरात, ये वाला जो पार्ट हुआ, और जहाँ से हमारा पाकिस्तान चिपका हुआ है, वो जगह हमारी नॉर्थ वेस्ट पार्ट हुई। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को उस टाइम सप्त सिंधु कहते थे। सप्त सिंधु कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर 7 रिवर्स थी। कौन कौन सी, सिंधु यानी कि इंदस रिवर, रवि, बेज, झेलम, चेनाब एंड सरस्वती रिवर। इस तरीके से आप इसमें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये 7 रिवर्स थी। ये झेलम, सिंधु, चेनाब, रवि, बेज, सतलज, सरस्वती, ये सब थी। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये देखिए, ठीक। एट प्रेजेंट दीज एरिया कवर्स, आज की डेट में अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, जिसको बाद में चल के ब्रह्माव्रत कहा गया। ब्रह्माव्रत का मतलब क्या है, लैंड ऑफ गॉड्स। ये लैंड ऑफ गॉड्स क्यों कहा गया, क्योंकि ऋग्वेद की जो कंपोज करा गया था, ये इसी प्लेस पर करा गया था, और इस वजह से ही सबसे ज़्यादा पवित्र सेक्रेड जगह मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि जो आर्यंस की सोसाइटी थी वो किस तरीके से रहती थी। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस जो थे वो विलेज में रहे थे, और पैट्रियार्कल थे, यानी कि जहाँ पर ओल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है वो हेड होता है फैमिली का, और उसकी जिम्मेदारी उनके मरने के बाद उनके एल्डेस्ट सन को मिल जाती है। तो ये पैट्रियार्की कहते हैं। तो ओल्डेस्ट मेंबर को, मेल को क्या कहते थे, गृहपति कहते थे या फिर कुलपति कहते थे। और जब उनकी डेथ के बाद एल्डेस्ट सन के पास वो जिम्मेदारी चली जाती थी। रहन सहन किस तरीके से, कुछ फैमिली अगर साथ में रहती थी तो उसे ग्राम या फिर विलेज कहते थे, और उसके हेड को ग्रामीणी, ग्राम और विलेज तो आज की डेट में भी कहते हैं। कई सारी ग्राम जहाँ पर थे उसे कहा जाता था विशा, यानी कई सारे ग्रामों को मिला के विशा कहा जाता था, और उसके हेड को विशापति। और कई सारे विशा को मिला के जना कहा जाता था, और उसके जो राजा हुआ करते थे उसे राजन या फिर किंग कहा जाता था। किंग के पास क्या था, किंग पूरी तरह से गवर्न करते थे मिनिस्टर्स की हेल्प से। और इन मिनिस्टर्स में यानी ग्रामीणी, पुरोहित कौन से होते थे, जो रिलीजियस सेरेमनीज में एडवाइस देते थे या फिर करवाते थे, और सेनानी यानी कि कमांडर ऑफ मिलिट्री उनके, ये सब इनके मिनिस्टर्स में होते थे, और ये मिलके ही गवर्न करते थे। किंग नॉर्मली आर्मी, अपनी रेगुलर आर्मी नहीं बनाते थे, पर ट्राइबल पीपल्स का यूज़ करते थे कभी कभार जब यूज़ पड़ती थी। इसके अलावा 3 मेन असेंबलीज होती थी राजा की एडवाइस देने के लिए। पहली होती थी सभा, जिसमें एल्डर लोग हुआ करते थे जो कि एज में ज़्यादा हैं। वो कौन सा फंक्शन करा करते थे, एडवाइजरी और जुडिशियल, यानी कि राजा को एडवाइस देने का, और न्याय का फंक्शन ये करा करते थे। समिति में होते थे लोग, असेंबली ऑफ पीपल कहा जाता था, और ये स्पेशल ओकेशन पर बुलाई जाती थी। विदेथा एक वो सभा थी जिसमें मोस्टली सारे ही काम होते थे, यानी इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री, रिलीजियस, ये ज़्यादातर सारी चीज़ें होती थी। और विदेथा में वुमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें हमने जो अभी तक बात करी है अर्ली वैदिक पीरियड की थी। अब लेटर वैदिक पीरियड आने के बाद क्या हुआ, जो किंगशिप थी, यानी राजा अब कौन बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये सब चीज़ें थी स्टार्ट हो गई। फिर इसके साथ साथ टैक्स सिस्टम स्टार्ट हो गया, कॉमन इंसान पे टैक्स लगने लगा। और जितनी ये पॉपुलर असेंबलीज थी, यानी सभा समिति, इन्होंने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया। क्यों खो दिया, क्योंकि अब सभा समिति जो किसके द्वारा डोमिनेट करी जा रही थी, जो रिच पीपल या फिर किसी जगह के चीफ हुआ करते थे, जिनके पास पावर हुआ करती थी, वो लोग डोमिनेट करने लगे, और वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ से ख़त्म हो गया। पोजीशन ऑफ वुमेन जब लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करी जाती थी, शादी को काफ़ी पवित्र माना जाता था, उनको फ्रीडम दिया जाता था कि वो अपने हस्बैंड चूज़ कर सकते हैं, और रीमैरिज एक आम बात हुआ करती थी, और चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, और मैरिज की लगभग एज जो मानी जाती है 16 से 17 साल मानी जाती थी। लेटर वैदिक पीरियड आते आते वुमेंस की पोजीशन काफ़ी डिक्लाइन हो गई, और यजना यानी यज्ञ में उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं माना गया। उनका प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने का जो राइट था उनका, कि उनके पिता से उनकी प्रॉपर्टी मिले या फिर हस्बैंड से मिले, वो ख़त्म हो गया। और हस्बैंड चूज़ करने की जो उनकी फ्रीडम थी उसे कर्टेल यानी कि ख़त्म कर दिया गया।
इसके अलावा क्लास डिवीजन, यानी कि सोसाइटी में जितने लोग रहते थे किस तरीके से डिवाइडेड थे। कास्ट सिस्टम बेसिकली ऋग्वेद में कभी मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फैक्ट ज़रूर हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई क्लास डिवीजन था ज़रूर, यानी कास्ट सिस्टम तो नहीं था लेकिन क्लास डिवीजन ज़रूर था। तो आर्यंस जो थे वो ऐसे लोग थे जो लोकल इनहेबिटेंट्स, यानी इंडिया में जो ऑलरेडी पहले से लोग रह रहे थे, जिन्हें वो दासू कहते थे, उनके साथ मिक्स नहीं होते थे। और ट्राइबल चीफ, यानी उस जगह का जो भी चीफ होता था किसी ट्राइब का, और जो प्रीस्ट था वो कुछ किसके बेसिस पर किससे शेयर लेता था, जो उसके रिलेटिव्स थे उनके पैसों पर वो उनसे शेयर लिया करता था। इसी वजह से ये जो चीज़ थी इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटीज़ को एनकरेज करती थी। तो ऋग्वेद के हिसाब से जो लेटर अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें 3 ग्रुप हुआ करते थे, यानी कि वॉरियर, प्रीस्ट और पीपल वाले, यानी कि क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे और वैश्य होते थे। और शूद्र जो है वो आखिरी का जो जब हमारा अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होने लगा तब ये शब्द अपेयर हुआ था, वो भी कहाँ पर, 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। जैसे ऊपर बताया गया था ऋग्वेद में 10 मंडल होते थे, 10 मंडल है, 10 मंडल एक तरीके से आप समझिए कि 10 डिविजन्स हैं। उस 10 डिवीजन में 10th डिवीजन में शूद्र शब्द आया है, यानी कि लेटर अर्ली वैदिक पीरियड जब लगभग खत्म होने वाला था तब जाके शूद्रा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो पहले देखिए अर्ली वैदिक पीरियड के हिसाब से इंसान जैसा भी था, जो भी वो काम करता था उसे वही बुलाया जाता था। कोई ज़रूरी नहीं था कि क्षत्रिय का बेटा यानी वॉरियर का बेटा क्षत्रिय ही होगा, हो सकता है वो ब्राह्मण भी हो जाए उसके प्रोफेशन के हिसाब से, या फिर वो वैश्य हो जाए। वैश्य वो लोग थे जो ट्रेड करते थे, कॉमर्स, इन चीज़ों पर ध्यान देते, इकोनॉमिकल चीज़ों पर ध्यान देते थे। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। इंटर कास्ट जो मैरिजेस थी वो ख़त्म कर दी गई, और ख़त्म नहीं, एक तरीके से कॉमन नहीं रही वो बस वो। और ये जो कास्ट सिस्टम था, अब जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, और शूद्र को बहुत नीचे माना जाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा। ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया और इसी चीज़ को फॉलो करने लगे। अब इंसान के जो पर्टिकुलरली जिस तरीके से उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन उसको चूज़ करने की लिबर्टी नहीं रही। अब जो चीज़ वो है वही उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई शूद्र कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता। इसी वजह से अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम रिजिड होने से सोशल इनइक्वालिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि हिंदुओं में 4 आश्रम माने गए। आश्रम यानी कि रहने के तरीके। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था वो ऐसे आश्रम्स अवेलेबल नहीं थे। जिस तरीके से फैमिली ट्रेडिशन था वैसे ही इंसान रहता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो इंसान के जो लाइफ स्पैन है, पूरे जीवन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उसके 4 पार्ट कौन से थे? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में कौन सी एज थी? 1 से 25 साल तक की। इस टाइम तक इंसान की भी किसी भी तरीके से मैरिटल स्टेटस या फिर इंटीमेसी में नहीं आता था। और इसमें एक स्टूडेंट की लाइफ जीता था, सीखने वाली लाइफ थी। गृहस्था, इसमें लोग शादी करते थे 26 से 50 साल की एज तक वो इसी तरीके रहते थे। फैमिली जीते थे, उनकी फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करते थे और अपने हाउस होल्ड को मेंटेन करते थे। फिर आ जाता है वनप्रस्था। वनप्रस्था वाली एज थी जो 51 साल से 75 साल तक मानी गई है। ये एक रिटायरमेंट फेस माना जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी दूसरी जनरेशन के ऊपर जिम्मेदारियां ट्रांसफ़र करता है। फिर उसके बाद है संन्यास, जो कि 75 साल के बाद से लेकर जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक संन्यास, यानी आपको जितनी भी मटेरियल डिज़ायर हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई, सब कुछ को छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ तपस्या या इन्हीं चीज़ों में रहना है। इसके बाद आती है एजुकेशन। एजुकेशन के भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने गुरुकुल सिस्टम का नाम सुना होगा। गुरुकुल सिस्टम में एक गुरु होते थे। इसके अलावा 2 फीमेल टीचर्स होते थे। उन फीमेल टीचर्स को गिफ्टेड टीचर्स माना जाता था और उनको मैत्री और गार्गी कहा जाता था। और इसमें हमें बताया जाता था कि गुरुकुल में जितने भी लोग आते थे, चाहे वो छोटे तबके का इंसान हो या राजा का बेटा हो, सबको बराबर माना जाएगा। इक्वालिटी होती थी। सारी तरीके की वैदिक लिटरेचर्स और बाकी सारी सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी आपको आर्चरी, आपको लड़ना, ये सब चीज़ सिखाया जाता था। और गुरु दक्षिणा का वहाँ पर एक चलन चलता था। गुरु दक्षिणा का मतलब कि बच्चे छोटे ही एज में गुरु के पास आ जाते थे, उन्हीं के बच्चों की तरह रहते थे। वहाँ पर उनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ वहीं होता था। और गुरु दक्षिणा जब उनकी पूरी नॉलेज यानी कि पूरी इनकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती थी तो गुरु को बदले में कुछ भी देते थे जो उनको ठीक लगता था। या फिर
गुरु को ठीक नहीं लगता, सॉरी शिष्य को ठीक नहीं लगता था, जो भी गुरु चीज़ मांगना चाहते थे वो उनसे मांग लेते थे, और वो चीज़ दक्षिणा में यानी कि उनको डोनेट करनी ही करनी पड़ती थी उनके शिष्य को। तो गुरु शिष्य का ये चलन चलता था। इसके बाद आ जाता है कि जो उस वक्त के लोग थे वो क्या खाते थे, किस तरह कपड़े पहनते थे, और उनका अम्यूज़मेंट यानी खेलने के लिए किस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली जो उस टाइम का मेन सीरियल था बार्ले था, क्योंकि वीट और राइस उस वक्त जाना नहीं जाता था, लोगों को नहीं पता था। लेटर वैदिक पीरियड में ऐसे एविडेंस मिले कि राइस इंट्रोड्यूस हो गया था और लोग राइस खाना स्टार्ट कर दिए थे। काउस को डोमेस्टिकेटेड कराया था जिससे मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकें। सोमा जो कि एक इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक यानी जिसे आप अल्कोहल टाइप कह सकते हैं, वो ओकेजन्स पे लोग पीते थे। सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, सिंपल क्लोथ्स में एक अंडरगारमेंट या फिर धोती और या फिर नवी पहना करते थे, यानी कि अंडरगारमेंट फिर नीचे धोती पहना करते थे। अधिवासा ऊपर से एक गारमेंट जैसे किसी तरीके का कोई स्टोल हो गया, वो सब वो पहना करते थे। मैन जो मेल्स होते थे वो पगड़ी पहना करते थे। और कई कई ये भी चीज़ें देखी गई कि एनिमल स्किन पहनने का भी उस टाइम कस्टम रहा था। कुछ साधु जो थे वो डियर स्किन पहना करते थे और जिन्हें कहा जाता था मृगचल। जो मेल्स थे वो लंबे बाल रखते थे और मेल फीमेल दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे यानी ज्वेलरीज पहना करते थे। उस वक्त का जो मेन अम्यूज़मेंट था चैरियट रेस यानी कि रथों की रेस, हॉर्स रेस, डांसिंग, सिंगिंग और हंटिंग था। और जो चीफ म्यूज़िक की जो चीज़ें थी, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते तो फ्लूट, मृदंग जो कि ढोलक की तरह होता है, ड्रम, ल्यूट यानी कि गिटार की तरह दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, वो यूज़ करा करते थे। रिलीजियस बिलीफ उस वक्त क्या थे? रिलीजियस बिलीफ ये थे कि जितनी फोर्सेस ऑफ नेचर की उस टाइम पूजा होती थी और उन्हीं फोर्सेस ऑफ नेचर को इंसानी या फिर एनिमल एट्रीब्यूट्स दे दिए गए थे। ऋग्वेद के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट देव उस वक्त थे वो थे इंद्रदेव, जिनको हम पुरंदरा या फिर जितेंद्र भी कहते थे। इनको 250 हाइम्स जो थे डेडिकेटेड हैं और इनको रेन गॉड कहा जाता था। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देव माने गए हैं ऋग्वेद के हिसाब से वो अग्निदेव या फिर द फायर गॉड माने गए हैं, और इनको माना गया इंटरमीडिएरी यानी कि भगवान और इंसान के बीच में जो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट एक तरीके से ज़रिया है, तभी हिंदूज़ में जब किसी की डेथ हो जाती है उसे जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि फायर के थ्रू इंसान जो है भगवान तक जाता है, ये माना जाता है। थर्ड जो पोजीशन दी गई है वो वरुण देव यानी कि गॉड ऑफ वाटर, क्लाउड, ओशन एंड रिवर्स को मानी गई है, और इनको ये माना गया है कि होल्डर ऑफ नेचुरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर थे, यानी कि ये पूरे नेचर को और पूरे ब्रह्मांड को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करते थे। इसके अलावा जो बाकी देव जो ज़रूरी माने गए हैं वो वायुदेव, सूर्यदेव, यमदेव यानी यमराज, रुद्र यानी स्टॉर्म्स के जो भगवान माने गए वो माने गए हैं। कुछ देवों की यहाँ पर फोटोज़ जो हिंदू के द्वारा मानी जाती हैं वो ये हैं: इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव एंड सूर्यदेव। इसके बाद आगे चलते चलते जो कुछ फीमेल गॉडेसेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसमें से एक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई उषा, जिन्हें द गॉडेस ऑफ डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, वो माना जाता है। बाकी अदर जो डेटीज़ हैं, देवियां हैं, वो कौन कौन सी मानी गई हैं? पृथ्वी, अदिति यानी कि द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, जैसे दिति थी जिन्हें हम असुरों की माता मानते थे, वैसी अदिति भगवान की माता मानी जाती थी। रात्रि जिसे नाइट आप जानते हैं। अर्यायनी यानी लेडी ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की देवी। दिशाना यानी कि वेजिटेशन की देवी। ये इंपॉर्टेंट फीमेल गॉडेसेस रही हैं। इसके अलावा जो लेटर वैदिक पीरियड आते आते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सुप्रीम गॉड किसे माना गया? प्रजापति को माना गया, या फिर उन्हें द क्रिएटर या फिर ब्रह्मा जी भी हम कहते हैं, इनको सुप्रीम गॉड माना गया। इसी तरीके से इंद्रदेव और अग्निदेव की जो सिग्निफिकेंस थी पहले वाली वो कम होती चली गई। विष्णु जी को प्रिजर्वर यानी बचाने वाला और लोगों का ध्यान रखने वाला वो भगवान माना गया, तभी हम मानते हैं कि विष्णु जी ही धरती पर बार बार अवतार लेते हैं। शिव जी को डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने के लिए, तभी कहते हैं कि शिव जी जब तीसरी आँख खोलेगी तो पूरा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा, और ये चीज़ मानी गई। तो ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड महादेव यानी शिव जी की ये फ़ोटो रही।
इसके अलावा रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस उस वक्त कैसे रहे थे। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस यजना जो थे वो डेली रूटीन बन गया था लोगों का। जो बड़े लोग या फिर बिजनेसमैन होते थे, रिच पीपल्स होते थे, वो बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करते थे। और उस वक्त में पुरोहित्स को क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था, महंगे कपड़े और काऊ दी जाती थी दक्षिणा के तौर पे। और रिचुअल्स हल्के हल्के करके बहुत स्ट्रॉन्ग रूट लेते चलेगा और ये माना गया कि अगर रिचुअल्स में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो उसको एक पाप माना जाएगा। न्यू डॉक्ट्राइन्स यानी कि न्यू रूल्स, रूल्स किस किस तरीके के आ गए। ब्राह्मण जो थे वही इनोवेशन यानी कि डॉक्ट्राइन रूल्स में चेंजेस करते थे। तपस्या को बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक माना गया, तपस्या बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई। कर्म यानी एक्शन, धर्म या ड्यूटी, मोक्ष यानी सल्वेशन, इसको ऐड करा गया। रीबर्थ की जो बिलीफ था कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेना, सोल हमारी कभी इमॉर्टल रहती है, मरती नहीं, और हमारा शरीर बार बार जन्म लेता रहता है, ये जो चीज़ थी ये फेमस होती चली गई बहुत ज़्यादा। नो रिचुअल और रिलीजियस सेलिब्रेशन, और कोई सा भी रिलीजियस सेलिब्रेशन या फिर रिचुअल बिना किसी ब्राह्मण के प्रेजेंस के अगर होता था वो उसको सही नहीं माना जाता था, तो ब्राह्मण का होना उसमें ज़रूरी था। इकोनॉमी उस वक्त की कैसी थी। इकोनॉमी ऋग्वेद के हिसाब से पैस्टोरल यानी कि एडवाइस या फिर टीचिंग वाली थी। इसमें एग्रीकल्चर उस टाइम इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ये ज़्यादातर इस तरीके की इकोनॉमी रही होगी सीखने के तौर पर। जो वेल्दी लोग थे उन्हें गोमत कहा जाता था, और गोपा, गोमती, राजा को इंसल्ट करने के लिए जो कुछ वर्ड्स यूज़ करे जाते थे वो गोपा एंड गोपति था। इसके अलावा गधूली एक टाइम मेजरमेंट का शब्द था। गव्युति से डिस्टेंस मेजर करी जा रही थी। धोतिर डॉटर को या फिर वो इंसान जो मिल्क करता है काऊ को, उसको धोतिर कहा जाता था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि एक जगह पर आपने एग्रीकल्चर करा, फिर वहाँ से आपने उसे काट दिया या फिर जला दिया, फिर दूसरे लैंड पे आपने एग्रीकल्चर कर देना स्टार्ट कर दिया, उस चीज़ को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस होती थी। लेटर वैदिक पीरियड आते आते बहुत सारे चेंजेस हो गए। क्या चेंजेस हो गए, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया क्योंकि हमारे पास टूल्स आ गए थे, हमने आयरन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, वेराइटीज़ आने लगी, और हमने इसको फर्टाइल लैंड की खोज हमने करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह हमें राइस मिला फिर, और राइस इंट्रोड्यूस हुआ। प्लगिंग यानी हमने अलग अलग टेक्निक यूज़ करने लगी। हमने प्लगिंग की टेक्निक हमने लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट करी थी। लेदर वर्कर्स, व्हील राइट्स, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स को, इनको एक लो स्टेटस लोग माना जाता था। वुल जो थी हम शीप से ऑब्टेन करने लगे। वीविंग, एक घर घर में क्राफ्टिंग होने लगी वीविंग की। कॉटन इसमें नहीं मेंशन है, कॉटन का कोई रोल अभी तक हमें नहीं पता चला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमें कॉटन का रोल पता चले इस पीरियड में। इसके बाद जो उस वक्त की जो ट्रेड था वो कैसा था, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड आते आते हमने एग्रीकल्चर अच्छा करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए हमारे पास वो ज़्यादा था, सरप्लस था। इस वजह से उसको आगे ट्रेड यानी ख़रीदा बेचना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से मार्केट्स बढ़ी तो टाउन और सिटीज़ भी बढ़ी। कॉइन इंट्रोड्यूस करे आर्यंस ने, बट बाटर सिस्टम का बेसिकली यूज़ होता था कहाँ पर, जब भी हम अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे। बाटर सिस्टम का मतलब क्या होता था कि मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पर, मान लीजिए इसमें 2 बोरे मेरे पास बारले है और मुझे चाहिए स्टील, इतनी मुझे स्टील चाहिए, सॉरी आयरन चाहिए। तो बाटर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। तो ये जो सिस्टम होता था, एक के बदले दूसरा सामान, इसे बाटर सिस्टम कहते थे। तो वैसे तो कॉइन इंट्रोड्यूस थे, लेकिन बाटर सिस्टम अदर कंट्रीज़ के साथ जब भी हम ट्रेड करते थे तो हम यूज़ करते थे। ऑक्यूपेशन, क्योंकि इतनी सारी एडवांस चेंजेस आने लगे तो ऑक्यूपेशन बढ़ती चली गई, लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने लगे, ट्रेड में इन्वॉल्व होने लगे, एनिमल रेयरिंग करने लगे। मेटल क्राफ्ट, आयरन आ गया था तो मेटल्स चीज़ें बनाने लगे, कारपेंट्री, पोट्री, फिशरी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने लगे, इन ऑक्यूपेशंस में जाने लगे। वुमेंस जो थी बेसिकली स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग यानी बुनाई का काम करने लगी या फिर डाइंग का काम इस्तेमाल करने लगी। तो ये हमारा वैदिक पीरियड हमारा पूरा फुल चैप्टर था। इससे पहले जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन करा था, इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, मेरे ख्याल से जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म में, उसकी वीडियो भी एज सुन एज पॉसिबल लेकर आ पाएँ। थैंक यू।